आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे मटेरियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी हम लोग अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिरकार मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिज्म का कॉज क्या है। तो कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन मैटर, इसका जवाब ढूंढने के लिए हम थोड़ा एटॉमिक लेवल पे जानते हैं। एटम के अंदर हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि आखिरकार करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब करंट सर्कुलर लूप में फ्लो करता है तो वो सर्कुलर लूप एक्ट करता है एज मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि वो सर्कुलर लूप अपने सेंटर में बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होती है वो एक्ट करता है एज नॉर्थ पोल, और जिस तरफ से अंदर की ओर आ रही होती है वो एक्ट करता है एज साउथ पोल। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं, यहाँ मैग्नेटिज्म में हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल की बात करते हैं। और मैग्नेटिक डाइपोल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसकी वैल्यू होती है करंट इनटू एरिया वेक्टर। जो एरिया होता है वो लूप का एरिया होता है और करंट कितना उस लूप में फ्लो कर रहा है। यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक बात बताइए, क्या एक एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं, उसके अंदर जितने एटॉमिक नंबर है जितना उस एटम का, उतने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हीलियम। हीलियम के अंदर प्रेजेंट उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं जो कि पेयर्ड हैं। अब एक बात बताइए, हीलियम के एक एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो उन दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसका मतलब है एक का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, एक का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, और इसीलिए दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे किसी एक हीलियम एटम का कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। और ऐसा डायमैग्नेटिक मटेरियल के साथ होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो एटम होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक एटम का जीरो होता है। और जिसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे हर एक एक एटम प्रेजेंट है, उसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। वही बात कर अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन। इसके अंदर जब आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे इनका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसल नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे इसके एक एटम का कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और इसीलिए यहाँ पे हर एक एटम जो है वो एक्ट करता है एटॉमिक डाइपोल की तरह। और ये कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हर एटम के पास एटॉमिक डाइपोल है। लेकिन ये जो एक मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, और वो एटम्स जो है रैंडमली ओरिएंटेड है, कोई इस डायरेक्शन में, कोई उस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इस पूरे मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट अभी भी जीरो है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर एटॉमिक डाइपोल फॉर्म ही नहीं हो पाए। यहाँ एटॉमिक डाइपोल फॉर्म हुए तो इनके रैंडम ओरिएंटेशन के कारण पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट अभी भी जीरो है। और बात करें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के, तो जिसका एग्जांपल होता है आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो इनके अंदर क्या होता है, एटम एटॉमिक डाइपोल इनके अंदर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे एटम जो है आपस में इंटरैक्ट करके ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि 4-5 लोग मिलके एक ग्रुप में रहने लग जाएं, एक घर के अंदर रहने लग जाएं, वैसे ही काफी सारे एटम मिलके आपस में इंटरैक्ट करके किसी एक डायरेक्शन में उनका एटॉमिक डाइपोल होता है। और जिस रीजन में वो लोग रहते हैं, घर की जगह हम लोग एक बहुत अच्छा टर्म इस्तेमाल करते हैं, डोमेन। उस डोमेन में जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो किसी एक तरफ डायरेक्ट होता है उनका एटॉमिक डाइपोल। अब इस
एक मटेरियल के अंदर बहुत सारे डोमेन प्रेजेंट होते हैं जो कि रैंडमली ओरिएंटेड हैं, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट अभी भी जीरो है। तो तीनों में डिफरेंस क्या हुआ? यहाँ पे एटॉमिक डाइपोल एब्सेंट, एटॉमिक डाइपोल प्रेजेंट बट रैंडमली ओरिएंटेड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एटॉमिक डाइपोल प्रेजेंट इन डोमेन। डोमेन मतलब यहाँ घर एक रीजन जिसमें बहुत सारे एटम जो है प्रेजेंट हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एटॉमिक डाइपोल डोमेन के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा ना, तो आप आगे इनकी प्रॉपर्टी को बहुत आसानी से समझ लेंगे। अब हम लोग आखिर बात करते हैं कि जब हम किसी भी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आखिरकार उनके साथ होता क्या है। उनके साथ ये दो चीजें होती हैं। सबसे पहले उस मटेरियल के अंदर अगर एटॉमिक डाइपोल है तो वो सबसे पहले एटॉमिक डाइपोल अलाइन हो जाएंगे बाहर से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड रखी है उस डायरेक्शन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट और डोमिनेटिंग फैक्टर है। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर आता है वो ये है कि वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उस मटेरियल के अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल इंड्यूस कर देती है। जैसे कि हमने बाहर की तरफ से इस डायरेक्शन में हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा इस मटेरियल के अंदर, और ये जो होता है वो लेंस लॉ के थ्रू हम समझ सकते हैं। अब आप लोग को ये बता दूं, ये जो डाइपोल इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, इसका अमाउंट बहुत स्मॉल होता है। मेन डोमिनेटिंग फैक्टर है एटॉमिक डाइपोल का अलाइनमेंट। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं कि जब हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग बाहर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं तो क्या होगा। ये दो हमारे मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई। तो ये जो सबसे पहले क्या होना था, अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल। अब दिक्कत तो ये हो गई कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एटॉमिक डाइपोल है ही नहीं, तो क्या होगा, ये काम इसके अंदर नहीं होता क्योंकि एटॉमिक डाइपोल तो प्रेजेंट ही नहीं है। दूसरा क्या होगा, इसके अंदर एक इंड्यूस्ड डाइपोल प्रोड्यूस होगा। हाँ, अब इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एक डाइपोल इंड्यूस होगा जो बाहर की तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करेगा। और यही कारण है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। और आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि इनके अंदर एटॉमिक डाइपोल प्रेजेंट ही नहीं है। और इसे अब आप लोग एक डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। जब यहाँ पे हमने कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा है तो हुआ क्या, जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड जो पहले अंदर से जाने वाली थी वो बाहर की तरफ से जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इस मटेरियल ने इस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर दिया है। अब बात करते हैं कि आखिरकार पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से एक्ट करते हैं। जब हमने इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो यहाँ पे एटॉमिक डाइपोल प्रेजेंट है, तो ये एटॉमिक डाइपोल सबसे पहले अलाइन हो जाएंगे उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, और उसी डायरेक्शन में ये एटॉमिक डाइपोल अलाइन हो गए। अब एक और बात बता दूं, यहाँ पे इस मटेरियल के अंदर भी अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल इंड्यूस हुआ है, लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो बहुत स्मॉल हो है। डोमिनेटिंग फैक्टर अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल है। इसी की वजह से ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनके अंदर जो है डाइपोल प्रेजेंट होता है जो एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अलाइन हो जाता है। इसे हम और अच्छे से समझ सकते हैं इसके डायग्राम के थ्रू। आप लोग देख रहे हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड पहले स्ट्रेट बाहर से जा रही थी, वो ये जो मटेरियल है वो उसे अट्रैक्ट करके इसे अपने अंदर से ले जाना चाह रहा है, क्योंकि ये एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होगा, पहली बात तो यहाँ पे पहले से ही जो एटम है एटॉमिक डाइपोल जो है वो ग्रुप में प्रेजेंट है। तो जब हम लोग इसे
किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है, पहले से ही ये लोग ग्रुप में प्रेजेंट है। अब क्या होता है, ये केवल यहाँ पे डोमेन का अलाइनमेंट होता है और ये डोमेन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब बाहर से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और इसके कारण ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ये जो है सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही एटॉमिक डायपोल जो है डोमेन में प्रेजेंट थे, केवल डोमेन को अलाइन होना था। तो ये हो गया इनका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। और अब जरा हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पहले बाहर से जा रही थी, अब वो इसके अंदर से जा रही है, क्योंकि ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ये बात हो गई इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की कि कैसे ये लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करेंगे। अब जरा कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी। आखिरकार डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? हम लोग जानते हैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट इनसाइड वेक्टर इज इक्वल टू साई एच। यहाँ पे एच क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हम लोगों ने देखा कि जब हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एक डाइपोल इंड्यूस हुआ। मतलब अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये इसकी वैल्यू जो है अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती है। मतलब अगर ये पॉजिटिव जा रहा है तो ये नेगेटिव जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव है और इसकी वैल्यू जो होती है वो स्मॉल होती है। वहीं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हम जानते हैं कि जब हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो उसके कारण क्या होगा, जो डाइपोल है वो अलाइन हो जाते हैं और उसके कारण उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता है। यहाँ पे साई की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है और यहाँ पे भी ये स्मॉल होता है। ये ससेप्टिबिलिटी की। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है और उसकी वैल्यू लार्ज होती है, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक डाइपोल आपस में इंटरैक्ट करके डोमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी की। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है? 1 प्लस साई। अब यहाँ साई की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे 1 से कुछ माइनस करेंगे, इसीलिए रिलेटिव परमेबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन 1। और फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स यहाँ पे साई में हम लोग कुछ ऐड करेंगे, इसीलिए ये 1 से बड़ा होता है। वहीं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में ये जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, साथ में बहुत ज्यादा लार्ज होती है, तो ये ग्रेटर देन 1। ये बात हो गई इनके टर्म की ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी। अब एक बात बताइए, अगर मैं ये जो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, जैसे कि ये, अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इतने से एरिया में ये पांचों मैग्नेटिक फील्ड है और ये यहाँ पे इतने एरिया में, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेंस है, यहाँ पे उतनी ज्यादा डेंस नहीं है। तो अगर मैं किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगी तो वो कहाँ जाएगा? वो डेंस वाले एरिया की तरफ जाएगा कि लाइटर एरिया में जाएगा? वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा कम है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करना चाहता है। वहीं पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उस डायरेक्शन में जाते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा डेंस होती है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की।